हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के न्यूज लेटर्स हैं, इनमें ये टॉपिक्स हैं और फिर एंड में प्रीलिम्स बाइट्स हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है ओवर 72% राइज इन यूएपीए केसेस रजिस्टर्ड इन 2019। सो ये जो यूएपीए केसेस में जो राइज हुआ है वो 72% हुआ है और ऐसा बताया गया है लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। ओके, तो ये डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि ये जो स्टेट्स हैं जिसमें हाईएस्ट नंबर है केसेस के वो है मणिपुर, उसके बाद तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, असम, और सबसे ज्यादा जो अरेस्ट हुए हैं इस कानून के तहत वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और झारखंड। सो ये यूएपीए केस, ये जो यूएपीए लॉ था ये कब पास हुआ था? ये बिल आया था 1967 में और ये पास भी हुआ था 1967 में। सो ये केसेस जो राइज हुए हैं ये डेटा दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि केसेस जो हैं जो इन्वेस्टिगेट करता है वो कौन करता है? स्टेट पुलिस करती है अंडर यूएपीए, ठीक है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसके अंडर केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। और इसके लिए 48 स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं अक्रॉस द कंट्री ताकि जल्दी से जल्दी ट्रायल हो सके। सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम्स हैं, ओके, जिसके तहत 200 से लेके 500 प्रति महीने असिस्टेंस मिलती है। सो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत जो भी ये राशि प्राप्त होती है गरीबों द्वारा, बीपीएल हाउसेस द्वारा, तो बोला जा रहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा कि ये बहुत ही ज्यादा कम है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये अमाउंट बहुत कम है और इससे नहीं देखभाल हो सकती है किसी इंसान की, और हमको पता है कि कितनी ज्यादा महंगाई है। सो इसे बढ़ाने की अभी जरूरत हो चुकी है। सो पहले भी ये कमिटीज ने रिकमेंडेशंस दिए थे, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डिमांड किया था पहले भी कि 2019-20 में कि इनको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो वापस से ये रिकमेंड किया गया है कि इस इशू में देखा जाए विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, ओके, ताकि ये जो इशू है इसे रिजॉल्व किया जा सके और गरीबों का देखभाल किया जा सके। ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में बताया गया है जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्च हुआ था 1995 में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इसका एम है ताकि एल्डरली, विडोज और पर्संस विद डिसेबिलिटीज जो हैं उनको हम असिस्टेंस दे सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि इन लोगों का सहारा जो है इस थोड़ी सी मदद से इनका कुछ असिस्टेंस हो सके, इस वजह से ये पेंशन स्कीम्स इनके लिए निकाली गई हैं। एंड इसमें अभी 5 स्कीम्स जो हैं वो हैं, फर्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, सेकंड है नेशनल विडो पेंशन स्कीम, थर्ड है नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, फोर्थ है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड फिफ्थ है अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पेंशन जो है 200 से 500 प्रति महीना मिलता है सीनियर सिटीजन्स को बीपीएल हाउस होल्ड में, एंड विडो पेंशन है वो 300 से 500 है प्रति महीने जो 40 से ऊपर की विडोज हैं उनके लिए। डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो 300 पर महीना है 18 से 79 साल के लोगों के लिए, ठीक है, जिनको सिवियर और मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है। एंड फैमिली बेनिफिट जो है वो 20,000 है अगर कोई कमाने वाला कामकाजी या उनका जो ब्रेड विनर है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है। और अन्नपूर्णा स्कीम के तहत 10 किलोग्राम जो है वो फूड ग्रेन्स हर महीने प्रोवाइड कराए जाते हैं सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है, जो कोई भी पेंशन जिनको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम इस न्यूज को जो एग्जाम्पल के तहत लिख सकते हैं किसी भी पेंशन स्कीम को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम रोल्ड आउट। सो ये जो न्यूज है ये हमने पिछली वीडियो में भी इससे रिलेटेड न्यूज पढ़ी थी, साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम। अगर आपने अच्छे से हमारा न्यूज़लेटर फॉलो किया है तो आपको पता होगा। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने लोकसभा को बताया है कि एक जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है वो आ चुका है। एंड ये जो प्रोग्राम है ये किस लिए लाया गया है? ताकि इससे हाइजीन प्रमोशन हो सके, साइबर हाइजीन प्रमोशन। मतलब कि ये एक यहाँ पे वेब पोर्टल है,
ठीक है, क्राइम ग्रीवांस पोर्टल है cybercrime.gov.in। इसका एम है कि जो साइबर क्राइम वॉलंटियर्स हैं, जो कि आम जनता है, हमारे आसपास जो लोग हैं, आप, मैं, हम जैसे लोग, वो भी साइबर क्लीनिंग, जो हाइजीन प्रमोशन होता है, जो भी अनलॉफुल कंटेंट होते हैं इंटरनेट पे, उसको हटाने में या फिर रिपोर्ट करने में मदद करेंगे। ये एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव होगा, वॉलंटरीली करेंगे लोग, और इससे क्या होगा कि हम जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो उससे हेल्प मिलेगी कर्व करने में, मतलब उसे हटाने में। और जितनी भी बुराइयां अगर दिखती है हमें सोशल मीडिया पे, जितनी भी गलत चीजें दिखती हैं, तो उसे हेल्प मिलेगी हमें। तो ये एक लाया गया था, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, ये बताया था। और डिसएडवांटेजेस जैसे यहाँ पे फिर से मेंशन किया गया है कि कल्चर ऑफ सर्वेलेंस एंड सोशल डिस्ट्रेस जो है वो पैदा होगा एक दूसरे के प्रति हमारे मन में, हमारे दिमाग में, और जो कि एक चिंताजनक विषय है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वापस से। एंड ये पोर्टल है, एंड साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क जो है ये इनिशिएटिव है, साइबर हाइजीन प्रमोशन का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। कोवैक्सिन एनहांस्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो कोवैक्सिन है, ये इंडिया की इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन है, हम सबको पता है। एंड ये 2 डोज वैक्सीन है जो कि 28 दिनों के गैप में दिया जाता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो उसमें ये आया है कि इसमें काफी ज्यादा इम्यून रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छे से आ रहा है, और जो रिएक्शन है वो भी काफी अच्छा आ रहा है। एंड यहाँ पे ये फेज 2 ट्रायल में ऐसा रिजल्ट आया है। तो फेज 1 जो ट्रायल हुए थे उसमें हाईली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो थे वो रिस्पॉन्स हो रहे थे, ठीक है। एंड फेज 2 ट्रायल में जो रिएक्शंस और जो सेफ्टी आउटकम है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। क्वाड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी और क्वागमायर। सो क्वाड जो है वो एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, जिसे हम क्वाड ग्रुप भी बोलते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसके मेंबर्स हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि जो चाइना है वो इंडिया के अगेंस्ट, हम सबको पता है कि इंडिया के अगेंस्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ मिलकर चाइना अपने टाइज स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इसी के जो रिस्पांस में इंडिया ने क्या किया, उसने भी अपना अपग्रेड किया जो भी नेवल कैपेबिलिटीज हैं, और जो भी इंडियन ओशियन रीजन्स हैं, जो भी इंडियन ओशियन के आसपास की कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने टाइज को बढ़ाना, या जो भी मेजर पार्ट्स हैं रीजन्स में उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना। तो इंडिया ने भी ये सब इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि यूएस भी जो है वो इस चाइना के जो एम्बिशन है, ठीक है, उसके खिलाफ है। तो उसने भी इंडिया के साथ अपने सिक्योरिटी टाइज जो है वो काफी ज्यादा डीपन किए हैं, गहरे हो गए हैं संबंध, ओके। एंड यहाँ पर इंडिया ने जब क्वाड ज्वाइन किया तो इस वजह से जो हमारी मैरीटाइम टाइज हैं, ठीक है, बाकी रीजन्स के साथ, जैसे कि जापान जो है और ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ हमारे मैरीटाइम टाइज जो हैं वो भी एक्सपैंड हुए हैं और स्ट्रांग हुए हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि ये जो हमारा इंडिया और यूएस का जो अलाइनमेंट है, ठीक है, इससे जो चाइना है वो मोर अग्रेसिव हो गया है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा है सामने। और हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज में जो भी हमारे टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं, वहां पे इसका काफी हमें देखने को मिल रहा है इफेक्ट, ओके। एंड यहाँ पे लद्दाख में हमेशा हमें पता है कि बॉर्डर फेस ऑफ होते रहते हैं इंडिया चाइना के बीच में, ओके। और ये हम अप्रैल 2020 में भी देखा है हमने, ठीक है। तो इससे ये चाइना एक संकेत दे रहा है, एक इशारा कर रहा है कि क्या इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स ज्यादा जरूरी है, क्या उसकी सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है, या फिर जो वेस्ट पैसिफिक से हमारे जो रिलेशंस है वो ज्यादा जरूरी है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। सो रीसेटिंग अलाइनमेंट्स पॉलिसीज, यहाँ पे जो इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है क्वाड के साथ, ठीक है, यहाँ पे इसको लिमिट करने की क्यों जरूरत है, यहाँ पे ये रीजंस दिए हुए हैं।
इंडिया ही एक कंट्री है क्वाड मेंबर्स की, क्वाड ग्रुप में, जो कि वेस्ट पैसिफिक में नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ वो 3,500 किलोमीटर है। तो कोई भी अगर हमारा डेवलपमेंट होता है किसी और कंट्रीज के साथ या चाइना के अगेंस्ट अगर हम कुछ करते हैं तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट हमें हमारे नदर्न साइड पे देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने देखा लद्दाख में जो भी होता है। एंड इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने जो टाइज है, जो रिलेशंस है चाइना के साथ, उसे रीबिल्ड करें, उसे और अच्छा सुधारें, क्योंकि अभी हमें ट्रस्ट बनाने की एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, एंड इंडियन ओशन में जो भी हमारे इंटरेस्ट हैं वो भी हम उसे स्ट्रॉन्ग कर सके और ज्यादा। एंड क्वाड में एक जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो ये है कि यूएस जो है वो एक सेल्फ सेंटर्ड एम लेके चला हुआ है। ठीक है, उसमें वो अपने ही एम्स पे या इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान देता है यूएस, एंड बाकी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है दूसरे मेंबर्स के उस पे उतने ज्यादा काम नहीं किया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसे भी इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए। एंड जैसा स्ट्रैटेजिक जो कल्चर है हमारा, ठीक है, एक ब्रॉड स्ट्रैटेजिक कल्चर अपनाने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हमारे रिलेशंस जो हैं, जो हमारा स्ट्रैटेजिक विजन जो है, ठीक है, वो इंडिया के इंटरेस्ट में हो सके, वो अच्छा हो सके और हमें चाइना के साथ रिलेशंस हम सुधार सकें। इन नीड ऑफ फुल टाइम हेड्स। ये जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंशन किया गया है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीबीआई हो गया, एनएसजी हो गया और बीएसएफ हो गया, तो इनके जो भी हेड्स हैं वो रेगुलर हेड्स नहीं होते, मतलब कुछ टाइम के लिए बनते हैं, फिर उनकी वैकेंसीज जब खाली होती है तो वो बहुत टाइम के लिए खाली हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारे जो सिक्योरिटी है और जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर काफी इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जैसे एनएसजी के हमारे हेड हो गए, तो उनके ऊपर और भी एडिशनल चार्जेस या एडिशनल ड्यूटीज लगाई जाती हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इस वजह से भी वो अपना पूरा फंक्शन नहीं कर पाते सही से। एंड यहाँ पे और हमें आर्मी से भी जो आते रहते हैं, हमारे जो मिलिटेंट्स वगैरह जो फाइट्स होती हैं बॉर्डर पे, तो वो जो थ्रेट है उनको भी उन्हें देखना है एंड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखना है, तो ये काफी ज्यादा उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट है वो क्या है कि जो एफिशिएंसी है इन फोर्सेस की उस पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, जब जो सही टाइम होता है डिसीजंस लेने का, उस वक्त अगर वो डिसीजन ना लिया जाए तो इससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो एक टाइम होता है, जैसे किसी भी सर्विस में कोई जाता है तो उसे एक टाइम चाहिए होता है कि वो वहां पे अपना कुछ प्रभाव दिखा सके, तो इस टाइम की उनको जरूरत है क्योंकि उन्हें उतना ज्यादा टाइम या टेन्योर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सजेशंस है वो क्या है कि हाँ, यहाँ पे जो भी चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है उनको एटलीस्ट 3 मंथ्स इन एडवांस अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, और उनका जो टेन्योर है वो कम से कम 2 साल तो होना ही चाहिए। ठीक है, या फिर जो सुपर एनुएशन है उसके तहत तब तक होना चाहिए। तो यहाँ पर पैनल मेंबर्स जो है, एक यूपीएससी के द्वारा एक पैनल मेंबर्स फॉर फ्यूचर वैकेंसीज बनाई जानी चाहिए ताकि वो अपॉइंट कर सके। ठीक है, एंड यहाँ पे इससे क्या होगा कि यहाँ पे डिसीजंस लेने में काफी स्पीड जो है वो हमारी बढ़ेगी इन ऑर्गेनाइजेशंस की, और इससे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उस पर भी प्रभाव होगा, एंड हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर भी काफी अच्छा असर होगा अगर हम इन सजेशंस को फॉलो करते हैं। प्रीलिम्स बाइट्स, ओके,
तो मैत्री सेतु के बारे में बताया गया है कि ये नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ब्रिज, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, इसका एम क्या है कि ये जो है कनेक्टिविटी जो है दोनों कंट्रीज की उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है स्पेशली यहाँ पे इसका कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एंड जो मैत्री ब्रिज है, ठीक है, ये जो त्रिपुरा का गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो बोला जा रहा है वो भी इससे एक्सेस मिलेगा। ठीक है, एंड ये 80 किलोमीटर जो है ये वहां से फ्रॉम दी सबरूम 80 किलोमीटर दूर है बस। ठीक है, मैत्री सेतु जो ब्रिज है वो फेनी रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो कि इंडियन बॉर्डर जो है त्रिपुरा का और बांग्लादेश का उसके बीच में आता है। ठीक है, आईएनएस करंज, इंडियन नेवी ने अपना 3rd स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो कमीशन किया है, जिसका नाम है आईएनएस करंज। ठीक है, ये प्रोजेक्ट P75 के तहत मुंबई में है, एंड इससे पहले आईएनएस कलवरी एंड आईएनएस खंडेरी भी कमीशन हुआ था 2017 और 19 में। ठीक है, ये जो करंज है ये एक स्मॉल सबमरीन है जिसकी लेंथ 60 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे इसके फीचर्स अब बताए गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 ये रिलीज किया है हेरिटेज फाउंडेशन ने, जो कि एक यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक है। ठीक है, ये प्रिपेयर किया जाता है 184 कंट्रीज को मद्देनजर रख के, एंड जो पीरियड लिया गया है वो है जुलाई 2019 टू जून 2020। सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है ग्लोबल रैंकिंग में दूसरे साल भी, और जो इंडिया की रैंक आई है वो है 26वीं आउट ऑफ 40 कंट्रीज, और जो स्कोर है वो है 56.5 पॉइंट्स। तो ये जो फाउंडेशन रेट है इंडिया की इकोनॉमी का वो है 121st फ्रीएस्ट। ठीक है, तो फ्रीडम इंडेक्स है, ये अच्छे से पढ़ लें, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रविचंद्रन अश्विन, ओके, इंडियन स्पिनर जो है अश्विन, उन्हें अवार्ड किया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड द्वारा, एंड ये आईसीसी ने दिया है। अश्विन ने इंग्लैंड कैप्टन जो है जो रूट को बीट किया है। ठीक है, एंड तन्मय ब्यूमॉन्ट, ये इंग्लैंड ओपनर हैं जिन्होंने आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। ठीक है, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर, इस जो स्कॉलरशिप का जो ये एम है वो क्या है, जो एजुकेशन है और जो एंटरप्रेन्योरशिप है औरतों में उसे जागरूक किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। ठीक है, सपोर्ट किया जाए। सो ये सपोर्ट करेगी जो भी मेरिटोरियस गर्ल्स हैं जो गरीब फैमिलीज से आती हैं, उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करेगी ताकि वो एक्सेल कर सके, वो आगे बढ़ सके स्ट्रीम्स में। जो कौन कौन सी स्ट्रीम्स का मेंशन है, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आईटीआई, ह्यूमैनिटी, एंड इससे क्या होगा कि नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प मिलेगी। 11 मार्च 2021 ये टॉपिक्स हैं, और यहाँ पे प्रीलिम्स बाइट्स। सो केरला हाईकोर्ट रिस्ट्रेन सेंटर ऑन आईटी रूल्स। सो लाइव लॉ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसने एक प्ली फाइल की है अगेंस्ट दी आईटी रूल्स, जो कि 2021 में आए हैं। ठीक है, और ये क्यों किया है इन्होंने, क्योंकि इनके मुताबिक ये जो रूल्स हैं, ठीक है, ये वायलेट करते हैं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, और आर्टिकल 13, 14, 19(1)(a), 19(1)(g एंड आर्टिकल 21। ओके, तो इसलिए इन्होंने एक प्ली फाइल की है, एंड केरला हाईकोर्ट ने सेंटर को बोला है कि आप अभी इनके खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले। ओके, तो ये जो प्ली फाइल की गई है ये क्यों की गई है, क्योंकि एक जो इस आईटी रूल्स के तहत एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो बनाया गया है, ठीक है, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा रेगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। किन पर, जितने भी डिजिटल मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, जितने भी कंटेंट होते हैं, हमारे ऑनलाइन कंटेंट्स होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं, तो उन सब पे बहुत ही ज्यादा रेगुलेशन हो जाएगा। ठीक है,
और जो ये पिटीशन है उसमें ये भी बताया गया है कि जो पार्ट 3 है जो रूल्स के, ठीक है, इसमें एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल 3 टायर कंप्लेंट एंड एडजुडिकेशन स्ट्रक्चर है जो कि पब्लिशर्स पे बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी ज्यादा गलत है। ठीक है, इससे पब्लिशर्स को बहुत हानि होगी। ये जो आईटी रूल्स हैं, ठीक है, इनके जो रूल 4.2 है, ठीक है, अब हम यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो सब पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो रूल 4.2 जो है वो क्या करता है कि एक ये कंपलसरी बना रहा है कि जो भी ओरिजिनेटर है, जो भी इंफॉर्मेशन जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो हम वहां पे जो भी चीज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मैंडेटरी जो है इंटरमीडिएरीज क्या करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम को वो जो ओरिजिनेटर है जिसने भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है उसको ट्रेस करना है और उसकी इंफॉर्मेशन देनी है सेंटर को, ओके, गवर्नमेंट को, ताकि उस पे जो भी हो एक्शन लिया जा सके। ठीक है, तो जो हमारा सेक्शन 69 था ऑफ द आईटी एक्ट 2000, ठीक है, तो ये उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर एक नया रेगुलेशन बनाया गया है जिससे कि काफी ज्यादा रेगुलेट किया जा सके ऑनलाइन कंटेंट को। ठीक है, एंड इस वजह से ये जो आर्टिकल 19(1)(a) है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, उस पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। एंड सेक्शन 69 में क्या था कि जो भी हमारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, कोई अगर कुछ शेयर कर रहा है तो वो जो कंटेंट है उसको ब्लॉक करो या फिर उसे डिलीट करने का एक प्रावधान था कि वो किया जा सके। ठीक है, तो इस एक्ट में ये बताया गया था, लेकिन यहाँ पे रूल 4.2 में है कि यहाँ पे ओरिजिनेटर को ट्रेस करना है, तो ये दिक्कत है एक जो कि प्राइवेसी को भी वायलेट करती है। एंड यहाँ पे एक सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है वो भी जो इंटरमीडिएरीज को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता था सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के तहत, उस पे भी काफी ज्यादा असर होगा और ये छीना जा रहा है उनसे हक। ठीक है, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो भी इंटरमीडिएरीज होती हैं, जो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, कुछ शेयर किया जा रहा है, तो उनको नहीं लायबल माना जाएगा। ठीक है, कि उनकी वजह से ये नहीं हो रहा है, लेकिन अब उनको भी पकड़ा जाएगा क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ये सब चीजें शेयर नहीं होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस अच्छे से प्रोवाइड कराना है, समझाना है, तो ये दिक्कतें हो रही हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, ओके, तो यहाँ पे 3 टियर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिससे ऑब्जर्वेंस और एडहेरेंस होगा कोड ऑफ एथिक्स का, जो भी डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स हैं उनके और उनके जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, ये बताया गया है। यहाँ पे लेवल 1 है, लेवल 2 है एंड लेवल 3 है। लेवल 1 में क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा, पब्लिशर्स खुद सेल्फ रेगुलेट करेंगे, उन्हें हर एक आर्टिकल को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, और अगर कोई आर्टिकल किसी भी चीज को अगर वायलेट करता है या फिर इस रूल के अगेंस्ट है तो उसे वो पब्लिश करने से रोकना होगा। तो लेवल 1 पे ये है। लेवल 2 पे है कि सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स। ठीक है, तो जो बॉडीज होंगी पब्लिशर्स की तो वो सेल्फ रेगुलेट करेंगी। एंड लेवल 3 में अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर 3rd लेवल पे एक्शन लेगी अगर ऐसा कोई भी पब्लिश होता है, न्यूज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है। कॉल टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सेकेंड हैंड स्मोक। सो डॉक्टर्स, कैंसर विक्टिम्स और जो रेस्टोरेटर्स हैं इन असम, ठीक है, उन्होंने सेंटर से बोला है कि जो कॉटपा 2003 है, ये जो सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स तक ये जो एक्ट है इसको प्रोहिबिट करने के लिए है। इसे यहाँ पे जो भी डेजिग्नेटेड स्मोकिंग रूम्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में एंड एयरपोर्ट्स पे, उसे भी खत्म किया जाए, उसे भी हटाया जाए। ठीक है, इन रूल्स के तहत कुछ एरियाज में स्मोकिंग अलाउड थी,
लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की कितनी समस्या है और ये सब ज्यादा अफेक्ट करती है जो स्मोक करते हैं लोग उनको, और स्मोकिंग वैसे भी हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, उसकी फंक्शनिंग में बहुत प्रॉब्लम लाती है और इम्यूनिटी भी बहुत वीक करती है। तो इस वजह से इसको भी ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि जितनी जल्दी हो सके एक प्रोविजन ऐड करना चाहिए जिसमें प्रोहिबिट करना चाहिए या परमिट नहीं होना चाहिए स्मोकिंग एरियाज इंडिया में, ताकि उन्हें हम इंडिया को एक 100% स्मोकिंग फ्री बना सके, ठीक है। और इससे हमें कोविड-19 इन्फेक्शन में भी हेल्प मिलेगी उसे स्प्रेड को खत्म करने में, ठीक है। सो कॉप्टा 2003 क्या है? सेक्शन 4 जो है कॉटपा 2003 का, वो प्रोहिबिट करता है स्मोक करने का किसी भी पब्लिक प्लेस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ एरियाज में अलाउड है स्मोक, लेकिन हमें किन बातों पे ध्यान देना है कि ये अबॉलिश करना चाहिए हमें, और हमें 100% स्मोक फ्री एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है। सेकेंड हैंड स्मोक जो है वो उतना ही हार्मफुल है जितना कि एक जो स्मोक करता है, एक्टिव स्मोकर है, उसको जितना हार्म करता है उतना ही पैसिव स्मोकर को भी हार्म करता है, ठीक है। एंड नो स्मोकिंग डे जो है वो दिस डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो हर मार्च के सेकेंड वेडनेसडे को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। इसका एम क्या है कि जो भी क्विट कर रहे हैं स्मोकिंग को उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें हेल्प किया जाए और इसके स्मोकिंग के खिलाफ अवेयरनेस भी फैलाई जाए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल, ये बिल जो है पास हो गया है, ठीक है, लोकसभा में। और इसमें क्या बताया गया है कि जितनी भी दिल्ली में एनसीटी जो है उसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है उनको पास किया जाएगा, ठीक है, उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। और 2014 में और 2015 में जिन्होंने 50% जहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है, 2015 तक जनवरी 1 उन्हें रेगुलराइज करने के लिए मिल चुका है परमिशन, ओके। सो यहाँ स्टैट्स बता रखे हैं कि 1947 में 17% जो पॉपुलेशन था कंट्री का वो अर्बन एरियाज में रहता था, ये बढ़कर फिर 22 लाख हो गया पार्टीशन के बाद, ओके। एंड जो हमारा सेंसस है 2021 का, उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 2 करोड़ लोग अब हो चुके हैं दिल्ली में, ठीक है। एंड यहाँ पे अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज है दिल्ली की, वहां पर प्रॉपर अमेनिटीज नहीं प्रोवाइड होती, तो इससे उनको प्रॉपर ऑनरशिप राइट्स भी मिलेंगे और उन्हें अमेनिटीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए। अ केस फॉर रिवैम्प्ड नीड बेस्ड पीडीएस। सो इकोनॉमिक सर्वे जो है 2020 और 21 का, उसमें बताया गया है कि जो फूड सब्सिडी बिल है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका जो इशू है, ठीक है। और यहाँ पर 16, 17 में और 19 और 20 में जो सब्सिडी अमाउंट है, ठीक है, उसे बताया जा रहा है किस रेंज में है, वो है 1,65,000 करोड़ से 2.2 लाख करोड़, ओके। सो ये बताया जा रहा है। और इसमें जो एफसीआई है, जो एनएसएसएफ के अंडर जो लोन लेती है, उसको भी मिला के ये रेंज आ रहा है फूड सब्सिडी बिल का, ठीक है। और ये जो 3 साल का जो पीरियड है जिसमें स्टेट्स जो हैं वो सेंटर से जितने भी फूड ग्रेन्स लेते हैं, ठीक है, जितना भी एलोकेशन होता है, तो उनका जो ड्रॉल रेट है वो है 91 to 95%, ठीक है। तो फूड सब्सिडी बिल जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का, वो बताया जा रहा है अब कितना है, 4.23 लाख करोड़, ठीक है। तो ये बिल है इस बार का, एंड ये एक्सक्लूड करता है ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स एलोकेशन के अलावा है, ठीक है, ये तो अलग है ही। और जो ये बिल है, ये एस्टिमेशन फूड सब्सिडी बिल का अलग है। तो ये रीजन क्या है, जो भी फूड सब्सिडी बिल हमारा बढ़ रहा है उसके रीजंस ये है कि जो एनएफएसए है, ठीक है,
उसमें जो भी एनहेंस एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, ये हमारे 2/3 ऑफ द कंट्री को ये इंक्लूड करता है, ठीक है। तो इसके तहत जो भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे 5 किलो राइस हो गया, ठीक है, या फिर वीट हो गया हर महीने, ठीक है, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो भी प्रोवाइड कराया जाता है, तो इससे काफी ज्यादा बर्डन आ रहा है, ठीक है, स्टेट्स के ऊपर और इसके बाद सेंटर के भी ऊपर। सो गवर्नमेंट ने जो एक डिसीजन लिया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो प्रैक्टिस है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स एलोकेशन का, इसको खत्म करेंगे, ठीक है, और इसे अब से फूड सब्सिडी अमाउंट में ही इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि ये जो बिल है फूड सब्सिडी बिल, इससे इसमें कमी आ सके, ठीक है, कम किया जा सके इसे। सजेशंस यहाँ पे दिए हैं कि यहाँ सेंटर को जो है वो एक जो फूड सब्सिडी सिस्टम है उसको वापस से देखने की जरूरत है, वापस से वहां पे चेक करने की जरूरत है। यहाँ पे NFSA नॉर्म्स जो है और जो कवरेज है उसे भी वापस चेक करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे एक गिव अप ऑप्शन होना चाहिए प्रोवाइड, ताकि जो भी अगर जिनके पास रेशन कार्ड्स हैं वहां से वो जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स लेते हैं वो अगर चाहें तो गिव अप कर सकते हैं, अगर उनकी कंडीशन ठीक है तो वो मना कर सकते हैं लेना, जिससे कि बाकी और जो भी गरीब लोग हैं उनमें ये बढ़ सकता है और फूड सब्सिडी बिल कम भी होगा इससे, ठीक है। एंड यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ PHH कार्ड होल्डर्स, ये सारे इनिशिएटिव्स दिए गए, इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए गए हैं, ठीक है। एक स्लैब सिस्टम को लाने की जरूरत है, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है, जो रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनका डिजिटाइजेशन करने की जरूरत है, सीडिंग ऑफ आधार, ऑटोमेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, तो ये सब स्टेप्स से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा। कंक्लूजन यहाँ पे है कि इंडिया में जो PDS सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ओवर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, इमरजेंसीज में, एंड इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने PDS सिस्टम को वापस से देखें और उसमें कुछ सुधार लेकर आए, ताकि वो सही जगह पे उसका प्रभाव हो सके और बर्डन भी ना हो सेंटर पर। प्रीलिम्स बाइट्स, लूनर स्पेस स्टेशन। सो चाइना एंड रशिया की जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है, ताकि वो एक लूनर स्पेस स्टेशंस जो हैं वो भी ओपन कर सके, ठीक है। हर एक कंट्रीज में ये कंस्ट्रक्ट करेंगे लूनर स्पेस स्टेशन और ये हर एक कंट्रीज में ओपन होगा, ठीक है। एंड ये साइन किया गया है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकोसमोस द्वारा। सो इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन जो है इसको बोला जा रहा है, एंड इसमें काफी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। डस्टलेक 2, ये इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्टलेक 2, एंड ये कहाँ पे कमेंस किया गया है, चौबाटिया रानीखेत उत्तराखंड। ये एक सेकंड एडिशन है जो कि हर साल होता है, बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज दोनों आर्मीज में, एंड ये फर्स्ट एडिशन एक्सरसाइज है उज्बेकिस्तान में जो 2019 में हुई है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार, सो इसरो ने कंप्लीट किया है एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार का डेवलपमेंट, ठीक है, जहां पर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का प्रोड्यूस करेगा ये फॉर अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, ठीक है। नासा इसरो सार निसार इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन, ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है फॉर डुअल फ्रीक्वेंसी LN-S बैंड सार फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। 12 मार्च 2021, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। Plea to include mental illness in list of comorbidities. दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें बोला गया है कि जो सिवियर मेंटल इलनेस है, ठीक है, उसे भी जो लिस्ट है ऑफ स्पेसिफाइड कोमॉर्बिडिटीज, जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो भी लोग हैं 60 से ऊपर, ठीक है, और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बोला जा रहा है कि इन
कोमॉर्बिडिटीज में मेंटल इलनेस जो है लोगों को, उनको भी इंक्लूड किया जाए, जो कि अभी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ उनको किया जा रहा है जिनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एम है वो है जो भी वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है उनको सिवियर मेंटल इल पर्सन है उनको भी प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, और जो होमलेस है, ठीक है, जो भी सड़कों पे घूमते हैं या सोए पाए जाते हैं, जिनको मेंटल इलनेस है, उनको भी ये प्रोवाइड कराई जाए। तो ये जो सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है उनको एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से काफी सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से दूर होंगे, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और वो प्रूव नहीं कर सकते कि उनके पास वो मेंटली इल हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालेगा उनपे, और इस वजह से एक पिटीशन फाइल की गई कि इसमें हेल्प मिले मेंटली इल पर्सन को वैक्सीनेशन ड्राइव में। स्केड्यूल ऑफ राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है 2016 का, वो क्या बोलता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और जो मेंटल इलनेस है ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक सिग्निफिकेंट लिमिटेशन होता है इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में और अडेप्टिव बिहेवियर में। ठीक है, और जो कि हर दिन जो भी हम सिंपल से काम भी करते हैं, सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ठीक है, इन सब में ये काफी कवर करता है इन सारी चीजों को। तो ये एक्ट के बारे में बताया गया है। पिटिशन इन हाई कोर्ट सीक्स एक्सपेंशन ऑफ एम्बिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। एक पिटीशन फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें बोला गया है कि जो फेम स्कीम है, फेम इंडिया स्कीम, ठीक है, फेज 2, इसका जो हमें इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। कहाँ पे? हमें यहाँ इसे हाइड्रोजन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर एक्सपेंड करने की जरूरत है। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ठीक है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर जो भी हमें फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, काफी अनयूटिलाइज्ड फंड्स हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर हम इसे यूटिलाइज करेंगे तो इससे प्रमोशन होगा, और जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन होगा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस का, उसमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि फेम स्कीम जो है वो उसका जो बजट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे अडॉप्ट करने को बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। लेकिन यहाँ पे जो 700 करोड़ का बजट जो है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फॉर सेटिंग अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें से केवल 20 करोड़ जो है उसको डिस्पर्स किया गया है बिटवीन 2019 टू February 10, 2021। इस वजह से इसको एक्सपैंड करने की डिमांड आ रही है। यहाँ पे क्या करना है हमको कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए ऑयल एंड गैस को, तो हमें यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी का डेवलप करना है। ठीक है, ताकि उस पे ज्यादा ऑयल एंड गैस पे हम ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, और इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या है? हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि हम यूज कर सकते हैं हैवी ट्रांसपोर्ट में भी और पैसेंजर व्हीकल्स में भी। तो ये काफी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है। और फेम स्कीम क्या है? फेम स्कीम जो है वो एक पार्ट है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का। इसका एम है एनकरेज करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ठीक है, और इसमें सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? फास्टर अडॉप्शन हो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और पॉल्यूशन भी उससे बहुत कम होगा। ठीक है, एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यहाँ पे एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, एंड जैसे मैंने बोला एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है और जो फ्यूल सिक्योरिटी है, ये दोनों इशू को इससे एड्रेस किया जा सकेगा। ओके, स्कीम जो है ये कवर करती है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज लाइक माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड एंड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और इसे मॉनिटर कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। ओके,
इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.5 बिलियन है, लेकिन यहाँ पर जो भी लोगों को रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो गलती से जिनको सजा सुना दी जाती है या उन्हें गलत लोगों को पकड़ लिया जाता है, तो उनके लिए कुछ एक सही जो एक डिसीजन होते हैं या उनके लिए जो हमें सही काम करने चाहिए वो एक अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। इंडिया में वो एक इफेक्टिव स्टैट्यूटरी लीगल मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि इस चीज को सही किया जा सके, ठीक है। एंड इस वजह से ये काफी अफेक्ट करता है, मतलब अगर रॉन्गफुली भी प्रोसिक्यूट किया जाता है तो केसेस जो है वो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो 40 मिलियन केसेस है जुडिशरी के लिए, वो भी एक रीजन है यही कि बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पे गलती से किसी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है एंड ही इज इनोसेंट। तो यहाँ पे हमें क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है कि जो लॉ कमीशन है इंडिया का, उसने अपनी 277th रिपोर्ट जो थी ऑन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस 2018 की, उसमें रिकमेंडेशंस जो दिए थे उसमें गवर्नमेंट को वो रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि जो भी रॉन्गफुल केसेस होते हैं उन्हें कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो रिकमेंडेशंस आए थे, ठीक है, वो कमीशन ने ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की थी उसका बेसिस क्या था, एक बबलू चौहान केस है वो एक बेसिस था, ठीक है, ताकि जो भी लोगों को गलती से सजा सुना दी जाती है, ठीक है, उनका इशू जो है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जो है, ठीक है, उनका वो कैसे हम उन्हें हेल्प कर सके। और अभी एक रीसेंट जो केस है जिसमें एक आदमी को 20 साल की सजा वो पूरी करके आया है और फिर उसे एक दिन बोला जाता है कि यू आर इनोसेंट। तो अभी अभी वो केस काफी चर्चा में भी था। तो ये सब चीजें ना हो तो सोसाइटी पे बहुत असर करती हैं और एक इंडिविजुअल को भी, तो इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। चाइना पार्लियामेंट अप्रूव्स 5-year प्लान। तो यहाँ पे एक 14th 5-year प्लान जो है वो अप्रूव किया गया है। हाइलाइट्स क्या है कि काफी सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक डैम जो है तिब्बत में वो भी बनेगा, जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यारलुंग ज़ैंगबो या ब्रह्मपुत्रा जिसे बोलते हैं, वहां पे डैम बनाने की एक प्रोजेक्ट का किया गया है, ठीक है। एंड एक सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन है वो भी इंडियन बॉर्डर पे जो है उसके आसपास बनाई जाएगी, तो ये प्लान में इंक्लूडेड है। हाइड्रो पावर में क्या कर रहे हैं कि एक हाइड्रो पावर बेस जो है वो बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्रा पर, ठीक है, लोअर रीचेस पर। एंड यहाँ पे सियाचिन तिब्बत रेलवे जो है वहां पे बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये। एंड यहाँ ये हेल्प करेगा क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक जो है, जो चाइना और नेपाल को कनेक्ट करेगा, उसमें ये काफी हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फर्स्ट सेगमेंट लाइन भी है जो रन करेगी लहासा से, वो भी स्टार्ट होगी और ये सेकंड मेजर रेल लिंक होगा जो चाइना के हिंटरलैंड से होके तिब्बत तक जाएगा, ठीक है। सो G219 नेशनल हाईवे जो है ये भी यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसका जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर, वो जो पूरा बॉर्डर है इंडिया चाइना का, उसको वो कवर करेगा, ठीक है। हाई टेक इंडस्ट्रीज, सो चाइना की जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको एस्टैब्लिश करना है इनकी हाई टेक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इट हैज लिस्टेड एन एनुअल टारगेट टू इंक्रीज R&D स्पेंडिंग, 7% से हर साल R&D स्पेंडिंग को बढ़ाना है, ठीक है। एंड जो सेल्फ रिलायंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, उस पर फोकस रहेगा और वहां पे स्ट्रैटेजिक एमर्जिंग इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करना है। तो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट किए गए हैं जिसमें चाइना की सेल्फ सफिशिएंसी पे और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। प्रीलिम्स बाइट्स, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये रिजर्व फंड, ये एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है, ठीक है। इसे अप्रूव किया गया है फॉर द शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, जो लेवी किया जाता है सेक्शन 136B ऑफ फाइनेंस एक्ट 2007 के अंडर। एक ये नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है, हमने जैसा पढ़ा फॉर द हेल्थ इन द पब्लिक अकाउंट। ये फंड जो है
ये क्या कॉम्प्राइज करेगा? प्रोसीड फ्रॉम द शेयर ऑफ हेल्थ इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो रेवेन्यू आएगा इस फंड में वो उसे कहां पे यूज किया जाएगा? जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स है हेल्थ मिनिस्ट्री की, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, इन सारे स्कीम्स में इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेंडमेंट्स इन इंश्योरेंस एक्ट 1938। यूनियन कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है फॉर द अमेंडमेंट्स इन द इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। यहाँ पे 74% FDI इन्वेस्टमेंट जो है अलाउ कर दिया गया है। अभी जो परमिसेबल लिमिट थी वो थी 49%, ठीक है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू, ये जापान ने डेवलप किया है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम रिकेन एंड फुजित्सु भी बोलते हैं वहां, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। फुगाकू जो है वो एक अल्टरनेटिव नेम है फॉर माउंट फुजी, ठीक है। एंड इसे बिल्ड किया गया है फुजित्सु A64FX माइक्रो प्रोसेसर द्वारा, ठीक है, के साथ। इट हैज बीन डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट हाई रेजोल्यूशन लार्ज स्केल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन सिमुलेशन। वर्ल्ड किडनी डे 11 मार्च 2021 ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। थीम क्या थी? लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। एंड ये एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका एम है अवेयरनेस फैलाना रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर किडनीज, ठीक है। हेरात फेस्टिवल, ये एक महाशिवरात्रि फेस्टिवल है लोकली नोन एज हेरात इन कश्मीर, ठीक है। एंड ये जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। वटकनाथ की पूजा की जाती है यहाँ पर। एंड ये जो फेस्टिवल है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस जो है कश्मीरी पंडितों में वो बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पे उस दिन लॉर्ड शिवा की गॉडेस पार्वती जी के साथ शादी की जाती है, कराई जाती है, ठीक है। एंड ये थे हमारे करंट अफेयर्स न्यूज लेटर जर्नल 10 to 12 का। एंड आई होप यू आर स्टडिंग वेल एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग। लेट्स क्रैक UPSC with 1PSC. All the best.